ओके, सो हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे जो लर्निंग एस्पेक्ट है उसको लेकर। देखो, कल मैंने आपको एक खबर बताई थी। मैंने कहा था कि जो रिसेंट की कोई भी न्यूज़ होती है वो हमें मजबूर करती है कि हम उससे जुड़ी हुई पढ़ाई के टॉपिक को भी क्या करें, बढ़िया तरीके से डील जो करें। ओके, तो एक तो मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आप रात को सोने का प्रयास करते हो तो उससे पहले आपको एक चीज़ सर्च करनी है कि अगला वाला दिन, अगली जो डेट है वो फ़ेमस है तो क्यों फ़ेमस है ना? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये सर्च किया कि व्हाई फर्स्ट नवंबर इज़ इम्पोर्टेंट? एनी वन ऑफ यू से येस इन द कमेंट बॉक्स। आप में से ये प्रयास किन-किन लोगों ने किया है कि जो हमारी फर्स्ट नवंबर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग सिर्फ सुनते हो या सुनी हुई बात को फॉलो भी करते हो। ओके, तो अफरोज जी, निखिल कुमार जी, शुभोदीप जी, मोहम्मद हरीश जी, राजा श्रीवास्तव, अर्चना जी, रवि यादव जी, अनीता मनेरिया जी, अंजलि कुशवाहा, शिवानी सौराष्ट्र, अलका पटेल, हरिओम शर्मा, भूमिका, आयुष जी, विमलेश जी, गुलफ्सा जी, वतन कुमार जी, एनी वन ऑफ यू। ओके, वेरी गुड। सो सर, हमने सर्च किया है और आज है जो स्टेट फॉर्मेशन डे है। ओके, तो स्टेट फॉर्मेशन डे किन किन राज्यों का और क्यों और कब, कौन से राज्य, कब उनका स्टेट फॉर्मेशन, एक कौन से ईयर में हो रखा है और क्यों है जो हो रखा है, ये आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता रहूंगा कि रिसर्च से बढ़िया टीचर कोई हो नहीं सकता। ओके, तो ये हमारे लिए क्या करता है, बहुत मायने है जो रखता है। किसी भी चीज को धीरे धीरे क्या करो, परफेक्शन की ओर लेके जाओ। ये फाइंड आउट करो कि हम उसमें और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को ऐड ऑन है जो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अब सपोज करो मैं आपके सामने स्क्रीन पर अगेन को पायलट को मान लेते हैं, ओपन कर लेता हूं ताकि उसके जरिए मैं आपको कुछ बात है जो समझा सकूं। सी, तो यहां पर स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा और जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। देखो, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई इस तरीके से कौन सा डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हो सकता है, या आज क्या है। तो आज तारीख सपोज करो क्या है, फर्स्ट नवंबर, राइट? फर्स्ट नवंबर। और डे क्या है आज हमारा? सैटरडे। ठीक है। ईयर कौन सा है तो पता है ना? चलो, शुक्र है भगवान का। ओके, क्या 2025 लीप ईयर है? 2025 लीप ईयर है? क्या 2025 जो है वो लीप ईयर है क्या? लीप ईयर किसे कहते हैं, रिसर्च कर लेना एक बार, ठीक है? ये मेरा सिलेबस का टॉपिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे को पायलट से पूछा। अब आप देखो आपके और मेरे तरीके में क्या अंतर है। ठीक है, मैंने इनसे पूछा कि वाई फर्स्ट नवंबर इज इंपॉर्टेंट। एक पीछे मैंने एड ऑन कर दिया इन इंडिया, क्योंकि और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, वर्ल्ड के लेवल पे जाएंगे तो बहुत कुछ है जो आ जाएगा। तो इसने मुझे जवाब दिया, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जवाब दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, स्क्रीन ब्लैंक है। ओके, मैं वापस रीशेयर कर देता हूँ उसको। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने स्क्रीन को आपके बीच में फिर से शेयर है जो कर दिया है। अब जरा ऑब्जर्व करो इसको। क्या अब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? क्या अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? चलो फिर कोई बात नहीं, फिर तो कुछ तूफानी करना पड़ेगा। ये लो जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया विंडो ही ओपन कर देता हूँ। ओके, अभी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपको स्क्रीन पे एक विंडो दिखाई दे रहा है जिसमें गूगल लिखा हुआ है? हम्म, क्या आपको स्क्रीन पे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, एक विंडो गूगल लिखा हुआ है, वाइट स्क्रीन? चलो अच्छा है, मतलब नहीं पढ़ाना पड़ेगा, लीव इट। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, वेट अ मिनट। पढ़ाना कैसे, नहीं पढ़ाना तो ठीक। और अगर शो नहीं हुआ तो फिर हम प्लान बी स्टार्ट करेंगे। ओके,
देवियों और सज्जनों, क्या अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है? और नहीं तो मुझे पंडित जी ने कहा था कि अगर क्लास के दौरान कुछ भी गड़बड़ हो ना, तो तुम ये 3 दाने खा लेना। मैंने कहा ठीक है, खा लूँगा। अब आ गया? देखा? मतलब जैसे ही मैं कुछ खाता-पीता हूँ ना, सब सही हो जाता है। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तुम खाने-पीने की कोई भी चीज़ भेजोगे मैं खा लूँगा। ओके। अटेंशन। जब ये दिख रहा है तो वो भी दिख जाएगा। कौन? जो दूसरा वाला एस्पेक्ट था हमारा। इन मैडम को देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं इस एस्पेक्ट पे। अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ब्लैक स्क्रीन, एवरीथिंग इज परफेक्ट? वेरी गुड। देखो जी, मैंने इससे क्या पूछा? मैंने इससे एक सवाल पूछा जो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई व्हाई फर्स्ट नवंबर इज इंपॉर्टेंट। ये आप देख पा रहे हो? व्हाई फर्स्ट नवंबर इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तो इसने जवाब दिया कि भाई फर्स्ट नवंबर इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज इट मेक्स द फॉर्मेशन डे ऑफ सेवरल इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर। इसको अपन जो है स्टेट हुड डे भी कहते हैं मल्टीपल रीजन के अंदर, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है जो मेंशन की, फर्स्ट नवंबर सेवरल स्टेट कौन कौन से, कर्नाटका के अंदर, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट। लेकिन ध्यान रखना एआई पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, जो एआई नहीं दे रखा है हमें कहीं इसको क्रॉस चेक करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो कर्नाटका के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट, केरला के अंदर फॉर्मेशन ऑफ केरला, पंजाब के अंदर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ जो हुआ था, तो ये पंजाब का फॉर्मेशन डे नहीं है, एक तरीके से हरियाणा का 1966 के अंदर। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइज हुआ था 1956 में, छत्तीसगढ़ 2000 के अंदर, फिर लक्षद्वीप को सेलिब्रेट किया जाता है 6 तारीख को। तो ये बात आपके सामने है। यहाँ पे कर्नाटका का राज्य उत्सव है एक तरीके से। साथ ही साथ में नोटेबल बर्थडे ऑन फर्स्ट डे, तो ये ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे है आज, चलो ये भी ठीक है। नीता अंबानी का बर्थडे है। नीता अंबानी जानते हो कौन है? मुकेश अंबानी की वाइफ, जो पब्लिक प्लेस पर बेचारा मुकेश अंबानी हैंडशेक करने के लिए कहता है कि नहीं हाथ मिलाऊंगी। तो मतलब अमीर लोगों के मामलों के अंदर भी मामला कई बार गड़बड़ है जो हो जाती है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। ओके। तो इन लोगों के बर्थडे बर्थडे भी है। अब चलो ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन ध्यान रखना ऐश्वर्या राय बच्चन को इसलिए भी याद करना क्योंकि मिस वर्ल्ड रह चुकी है 1994 के अंदर, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इंडिया का नाम जो इन्होंने रोशन है जो किया था। अब इंडिया की क्रिकेट टीम देख लो आप, है जी। अगर छोरिया वर्ल्ड कप लेके आ गई, मतलब ये मार्केट में चर्चा चल रही है क्या, कि इंडियन क्रिकेटर्स जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में गई है, और अगर वर्ल्ड कप लेके आ गई तो भारत के इतिहास में गर्ल्स क्रिकेट का एक अलग ही सीन है जो होने वाला है। यकीन मानिए काया पलट हो जाएगा एक तरीके से कि वाकई में, क्योंकि किस लेवल पे ये चीज हो रही पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम हो जाएगा अलग पार्ट पे। अब देखो आपके सामने ये टेबल आई कि भाई हाँ फर्स्ट नवंबर को इस तरीके से। अब पता है मैं इसमें अपनी एक और खुरापाती ऐड ऑन करूंगा। मैं इससे अगला सवाल पूछूंगा, कैन यू मेक अ टेबल इन विच फोर थिंग्स फोर थिंग्स मस्ट बी देयर। नंबर वन, name of state. Number two, date of formation, chronological order. Number three, reason for separate state और यूनियन टेरिटरी। और नंबर फोर क्या बताया इसके अंदर, who was prime minister of India at the time, at such time of formation of new states, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, अब ये मैंने इसको बढ़िया टास्क दिया, अब ये मेहनत करेगा। सी मतलब एआई का हेल्प जो है ना वो छोटे मोटे मामलों के अंदर नहीं ना, बड़े काम काज के लिए लो। तो यहाँ पर एक चीज आया, लेट्स सी जाएगा कहाँ, काम तो करना ही पड़ेगा इसको, इसके पास चॉइस नहीं है। यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है, ये देखो। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरीके से पूरी एक टेबल बना के दी है मेरे को। अब मुझे बताओ कि जो टेबल आपने बनाई थी उसमें और इसमें कितना अंतर है।
इसमें अंतर इतना हो जाएगा कि आप देख पा रहे हो, तो लगभग इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सारी चीजों को एक वे के अंदर क्या है, डील है जो कर रखा है। और इतना ही नहीं, इसने वो बातें भी बताई हैं जो अलग है। तो जैसे आपके लेटेस्ट में 2019 के अंदर हुआ था जम्मू कश्मीर का मामला, एक तरीके से सेपरेट वाला मामला, तो ये देखो 2019 के अंदर से जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट भी मेंशन है जो कर दिया, ठीक है। और रीजन भी बता रखा है कि क्यों हुआ था, रीजन फॉर फॉर्मेशन। कई बार पता है क्या होता है, किसी चीज का हमको रीजन पता चलता है ना, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ये आंध्र प्रदेश के लिए 1953 बता रहा है कि 1953 का मामला इसका शो हो रहा है। केरला आपके 1 नवंबर 1956। तो अभी आंध्र प्रदेश और केरला क्यों अलग अलग हुए थे? देखो, आंध्र प्रदेश हुआ था क्योंकि वहां पे तेलुगु स्पीकिंग जो है अलग स्टेट है जो बनाना था। कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर आपके मलयालम स्पीक, मलयालम लोगों के लिए हमने केरला को अलग से बनाया, ठीक है। तो वो भी किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो देखो, लैंग्वेज तेलुगु, मलयालम। फिर कन्नड़ा के लिए हमने कर्नाटका को अलग है जो किया था, वो भी किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों स्टेट। फोर्थ स्टेट मध्य प्रदेश, इसमें लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन है जो किया था। हालांकि मध्य प्रदेश की कोई अलग से कोई भाषा नहीं, हम लोग वहां पर भी हिंदी और सामान्य भाषा का इस्तेमाल है जो करते हैं। जैसे कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु है, वैसे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी इसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है जो किया गया था। गुजरात जो है वो बॉम्बे स्टेट से अलग किया गया था। गुजरात जो है वो बॉम्बे स्टेट से क्या गया, अलग है जो किया गया था, गुजराती लोगों के लिए अलग बना दिया गया 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए, ओके। नागालैंड, तो जो ये ऑटोनोमी, एथनिक और रीजनल ऑटोनोमी है, मतलब उन लोगों का अलग से मामला होना चाहिए, तो वो, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज किया था 1963। उसके बाद हरियाणा से हमने क्या किया, पंजाब को अलग किया। पंजाब से हरियाणा को अलग किया। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी स्पीकिंग लोग आते। ये काम किसने किया? इंदिरा गांधी ने जो किया था, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके बीच में हिमाचल प्रदेश, तो इसको हमने यूनियन, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस पहले यूनियन टेरिटरी था, तो 1971 में यूनियन टेरिटरी के स्टेटस इसको हमने क्या कर दिया, एक राज्य का दर्जा है जो दे दिया। सिक्किम को हमने अलग क्यों किया? सिक्किम जो है वो पहले अलग था, भारत के साथ मर्ज नहीं था। अब भारत का एज ए स्टेट के रूप में 1975 के अंदर है जो आया। अरुणाचल प्रदेश, इसको हमने यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड किया, जैसे आप प्लान अपग्रेड करते हो ना। जैसे मान लीजिए आपने लिंकिंग ऐप पे जुडिशरी का 15 महीने का कोर्स ले रखा है, अब आप कहोगे सर यार हमको अपग्रेड करना है 24 मंथ के अंदर, या हमको अपग्रेड करना है 36 मंथ के अंदर, क्योंकि 36 मंथ वाला स्टडी मटेरियल किट भी आता है वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको बोला जाता है अपग्रेड, अपग्रेड करना, है ना। तो यूनियन टेरिटरी से हमने स्टेट को अपग्रेड किया। और अभी लद्दाख की तो यही डिमांड चल रही है। लद्दाख क्या चाह रहा है? यही तो चाह रहा है कि भाई इसको अपग्रेड किया जाए, स्टेट है जो बनाया जाए। सिमिलरली आपके जो है तेलंगाना देयर आफ्टर, तो 2014 के अंदर जो है सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने इसको अलग है जो किया। अच्छा, झारखंड कहाँ से निकला था? बिहार से निकला था, ठीक है। तो झारखंड के अंदर जो ट्राइबल ऑटोनॉमी लेने के लिए, जनजाति के लिए अलग से ऑटोनॉमी के लिए हमने इसको क्या कर दिया, अलग से है जो कर दिया। छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला था? मध्य प्रदेश से जो निकला था। उत्तराखंड कहाँ से निकला था? यूपी से निकला था। तो देखो हर एक से कुछ ना कुछ निकलना, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, बिहार से, झारखंड, यूपी से, उत्तराखंड, और क्या क्या था? नहीं, वो आंध्र प्रदेश से क्या निकाला हमने? तेलंगाना। तो आप है ना कम से कम ऐसे ही याद कर लो भाई। जैसे मान लो आपको स्टेट के नाम याद नहीं होते, आप, आपकी मेमोरी मेरी तरह कमजोर है, हम ये तो कर सकते हैं ना कि कहां से कौन निकला। देखो, बताते जाना जहां जहां मैं गलती करूं तो। सबसे पहले हमने बॉम्बे से किसको बाहर निकाला? बॉम्बे से हमने बाहर निकाला गुजरात को। तो बॉम्बे एक्चुअली आपका महाराष्ट्र वाला स्टेट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या क्या किया, क्या नाम था उसका, मध्य प्रदेश से किसको बाहर निकाला? छत्तीसगढ़ को। उत्तर प्रदेश से किसको निकाला? उत्तराखंड को। उसके बाद में और क्या था, बिहार से किसको निकाला? इससे पता है आपको है ना चीजें याद रह सकती है कि अच्छा ये यहां से निकला था, ठीक है। और क्या क्या निकला? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला बाहर। कुछ ऐसे मामले थे जहां पर हमने क्या किया, उसको यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड किया स्टेट के अंदर, तो भी एक एस्पेक्ट है जो हो सकता है। तो ओवरऑल जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम जो है अगर हमारी पढ़ाई को इस वे में डील करते, तो आज हमको एक मौका मिला, सच्ची से कहूं ना मैं आपको, तो सारा खेल अपॉर्चुनिटी का है। पता है कैसे? कि कोई हमको बस हिंट पकड़ा दे कैसे करना है, फिर तो हम तूफान है एक तरीके से।
फिर तुम हर चीज़ को डील कर सकते हैं। हाँ, है ना? तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भई आपको हर डेट का इस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए, तो आपके सामने यही चीज़ आ गई। अच्छा, जब हम भाषा की बात करते हैं तो मुझे बताओ संविधान का कौन-सा शेड्यूल दिमाग में लाओगे? आपको पता है संविधान के अंदर टोटल 12 शेड्यूल में से एक शेड्यूल ऐसा दे रखा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंग्वेज के बारे में बात करता है। तो अब मान लीजिए कि आपके संविधान के शेड्यूल 8 शेड्यूल नंबर 8 में आपको टोटल लैंग्वेज दे रखी है, 22 लैंग्वेज दे रखी है, 7th नहीं है, 8 है, 7th किया ना तो ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगा मामला यहाँ पे, है ना? 8th है, 8th। तो उसमें अलग-अलग लैंग्वेज दे रखी है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। देखो, अगर एक तो आपसे कहा जाता है कि तुम जो है संविधान की जो जितनी भी लैंग्वेज दे रखी हैं, संवैधानिक भाषाएँ उन सबको याद करके आओगे। एक तो आपको ये होमवर्क दिया गया। तो आप पता है क्या करोगे? आप रट्टा मारोगे। तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वगैरह-वगैरह। इस तरीके से आप क्या करो रट्टा मारने की कोशिश करोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं कि तुम शेड्यूल 8 में से वो लैंग्वेज बाहर निकालो जिन्होंने नए स्टेट को जन्म देने का काम किया है। अब आपके पास कुछ तूफानी चैलेंज है। अब आप एक सामान्य स्टूडेंट नहीं हो, आप जो है ना एक अलग स्टूडेंट हो। तो क्या होगा, आप 8 शेड्यूल में जाओगे। अब आपका जो स्कैन करने का जो नजरिया है ना वो अलग होगा, क्योंकि आपने 1 नवंबर के बहाने स्टेट फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया कि नहीं किया? कि भाई आज 1 नवंबर है तो इसी बहाने हम इसको बता गए, देखें क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है। तो शेड्यूल 8 को लर्न करने का हमारा अप्रोच अलग हो जाए, हमारा तरीका अलग है जो हो जाए। आप समझो ये लिंकिंग कोई छोटा-मोटा प्राणी नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है अगर आप इसको उसमें अप्लाई ये जो करते हो। और अब तो एआई आ गया है, एआई को तो हमें देखो दुनिया जो है ना एआई पे सिर्फ टाइम पास कर रही है। आई वांट टू सी अ लॉयन डांसिंग, वो एआई से ये करवा रही है। आई वांट टू सी अ मंकी जंपिंग ऑन द बेड, वो पोएम नहीं है, थ्री लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, नहीं सुना आप लोगों ने? वो कर रही है। लेकिन हम लोग अगर कुछ नया करें, हम लोग इस तरीके से चीज़ को अप्लाई करें तो ये तो अलग ही मामला हो जाएगा, है ना? तो वो लोग दिमाग लगा रहे हैं दूसरी चीज़ों के अंदर, है ना? और हम क्या करा रहे हैं? हम दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा लेवल आज से 1 महीने बाद अलग जाएगा। देखो पता है, हम डेली जो है ना एक-एक चीज़ को लर्न करते जाएँ, एक-एक चीज़ को ऐड ऑन करते जाएँ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एक डिफरेंस क्रिएट होगा। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना? अच्छा 3 नहीं होते 5 होते हैं क्या? ओके सॉरी, मेरे को 3 याद है। हाँ, 5 लिटिल मंकी जंपिंग, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है? एंड मम्मा कॉल्ड द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज, ऐसा कुछ होता है ना पॉइंट, बड़ी शानदार पॉइंट है वो। अब तुम समझ गए हो कि मैं मेरे को भी क्यों याद है। एनीवे तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, तो मेन मुद्दा पता है क्या है कि हमें इस तरीके से सिर्फ़ एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। बाल की खाल निकालना, ये हमें सीखना पड़ेगा। करेक्ट? मतलब हमें जो है ना इसी बहाने आप लोगों का जो जीके जीएस होगा, पूछो मत, शानदार तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी बातें वहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल जो होती है। एनीवे तो अब देखो जैसे कि मैं आपके सामने आ रहा हूँ, तो हमें ना एआई को इस तरीके से इस्तेमाल है, जो दुनिया नहीं सोच रही बट हमें सोचना है। तो यहाँ पर ये सारा एस्पेक्ट आया। अब देखो मैं आपके सामने ना कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट ओपन करता हूँ और आप फिर देखिए कि आपका काम कितना आसान है जो हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपके बीच में संविधान का डायरेक्ट जो है वो ओपन करने जा रहा हूँ। अटेंशन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मैंने डायरेक्ट ओपन किया। अब शेड्यूल 8 की जो लैंग्वेज हमको यूं तो लर्न नहीं हो सकती, लेकिन अगर इस तरीके से हम इसको अडॉप्ट करें, जैसे आपका पेज नंबर कौन सा हो जाएगा, तकरीबन 475 आसपास आ गया हूं मैं। हाँ, ये देखो, देखा मेरे को सारे पेज नंबर याद है, एग्जैक्टली कहाँ पे आना मैं फटाक से आ गया, है ना? आया भले तुक्के में हूँ लेकिन आ गया हूँ, समझ आओ। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, आपके पास में ये एक सेगमेंट है जो दे रखा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखो ये जितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी है टोटल, 22 आपको दे रखी है। आसामी, आसामी, डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी। तो देखो गुजराती आ रही है, तो कहीं न कहीं जब हमारा गुजरात बना होगा, बॉम्बे सौराष्ट्र अलग करके, तो उसको हमने इसी लैंग्वेज पे निकाला। तो गुजराती से हमारा क्या बन गया, गुजरात है जो बन गया।
कन्नड़ा से कर्नाटक है जो बन गया, मलयालम से केरला बन गया। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला के अंदर बोली है जो जाती है, ठीक है। तमिल से तमिलनाडु है जो बन गया, ठीक है। उड़िया से उड़ीसा का पॉइंट आ सकता है वगैरह, कोंकणी, हिंदी, बंगाली दे रखा है क्या यहाँ पे? बंगाली, तो वेस्ट बंगाल से उस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो। तो कम से कम हमको 4 स्टेट तो पता ही है ना। अच्छा, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र से। अब साइड में अपन स्टेट लिखते चले जाएं पेंसिल से। मराठी महाराष्ट्र में अंदर, कन्नड़ा कर्नाटका के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक आदत और डालो, कभी भी किसी स्टेट का पूरा नाम मत लिखा करो। जैसे राजस्थान है ना, तो आदत डालो उसको आरजे से याद रखने की। गुजरात को आदत डालो जी जे से याद रखने की। महाराष्ट्र को आदत डालिए एमएच से याद रखनी। ये थोड़ा शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, बराबर। इससे पता है क्या होता है? इससे हमारा थोड़ा कमांड बनता है। कर्नाटका के एन से लेकर, तो ये जितने भी गाड़ियों के नंबर, ये क्या है, पूरे भारत में यूनिफॉर्म पैटर्न से है जो चलते हैं। तो हमें ऐसा खुद को तैयार करना है कि एकदम देखते ही पहचान लगा रहा है ये तो उड़ीसा की गाड़ी है। तो उड़ीसा जाके आया क्या? ना ना, उड़ीसा कभी गया नहीं हूं, लेकिन मेरे सर ने मेरे को सिखाया, समझे। तो वहां पर बैठे बैठे कम से कम मेरे को याद तो करोगे। तेलुगु कहां पर है? तेलंगाना। तो इतने स्टेट जो है उनकी भाषा आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग है जो कर सकते हैं, तो हमारे लिए काम हो सकता है, नेपाली वगैरह। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इंग्लिश हमारी संवैधानिक भाषा है क्या? एक बार पता है इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा गया कि इंग्लिश इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। ध्यान रखना, इंग्लिश इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सर्टन इंस्टीट्यूशन। इंग्लिश क्या है? सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज। आप जिस चैप्टर की बात, जिसके बारे में सोच रहे हो ना, उसमें लिखा हुआ है कि वो ऑफिशियल भाषा के अंदर आता है। संवैधानिक भाषा वो होती है जो शेड्यूल 8 में दे रखी है। तो शेड्यूल 8 में अंग्रेजी दिख रही है क्या आपको? सीधा सवाल होगा, गलत कर देंगे वहां पे बात ये नहीं है कि आपको 22 भाषाओं के नाम नहीं पता। वहां पे बात ये है कि आपको ये नहीं पता कि संवैधानिक भाषा कहते किसको है। मतलब कई बार पता है क्या है, हमको लगता है कि अरे यार ये सवाल जो है ना वो फैक्चुअल सवाल है। नहीं, कई बार सवाल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कि मतलब संवैधानिक भाषा कौन सी है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 8 स्केड्यूल जो है वो हमारे संवैधानिक भाषाओं के बारे में जिक्र है। जो देखो, संवैधानिक दर्जा जो है हमने अंग्रेजी को दिया ही नहीं है। संवैधानिक दर्जा जो है हमने इंग्लिश को नहीं दे रखा है। जरूरत है, महसूस होनी चाहिए, लेकिन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर ये बातें आपके बीच में 22 आ रखी है। और देखो, इसमें यहां पर आप लोगों को पूरे रिफॉर्म्स भी दे रखे हैं, कौन सा रिफॉर्म्स का रखा था, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको क्या कर सकते हैं, डील एजू कर सकते हैं। जैसे आपकी लेटेस्ट अमेंडमेंट हो रखा था वो कौन सा था? मेरे ख्याल से 92nd अमेंडमेंट था, जिसने लैंग्वेज को नया जोड़ा था। कहाँ गया यहाँ पर हमारे बीच में? बोडो। ये सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज है जो जोड़ी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए ना कि बताओ भाई, बोडो और संथाली, सॉरी 3 लैंग्वेज थी मेरे ख्याल से इसके अंदर ना। एक तो बोडो था और एक संथाली था, 2 ही थी या 3 थी? हाँ, 2 थी। तो 2 भाषाओं को बाद में पीछे जोड़ा गया, बोडो बोडो और संथाली। अब ये लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, इसके लिए तुमको यूट्यूब जाके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, आप सर्च करना बंगाली के अंदर, तो आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। आप सर्च करना बोडो के अंदर, तो ऐसा लगेगा सामने वाला गाली दे रहा है, लेकिन एक्चुअली उनकी भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर कई चीजें जो होती है, और लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत चीज है, बता रहा हूँ मैं आपको। खैर एनीवे, वापस आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा ये है कि 1 नवंबर तो है बहाना, हमें एक्चुअल में क्या करना है, इस तरह की चीजों को डीले जो करना। इतना ही नहीं, और सुनो, आपको पता है 1950 में हमारा संविधान बना। फिर संविधान के 7वें साल यानी कि 1956 में हमने क्या किया, 7वें पार्ट को ही गायब कर दिया। और वो भी 7वें पार्ट को, देखो संविधान के 7वें साल में 7वें पार्ट को 7वें संशोधन से हमने गायब कर दिया। 777, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th पार्ट हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। और वो भी कब? इन द 7th ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 7वां साल था वो था 1956। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1956 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब ये जितने भी आपके ये पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट, पहले पता है 4 तरीके के राज्य हुआ करते थे, पार्ट ए बी सी डी।
तो ये जो पार्ट है इनको खत्म किसने किया, सीडी वगैरह को, इसको खत्म किया 1956 के अंदर। तो 1956 एक बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करता है। और 1956 ही वो ईयर है जिसमें राजस्थान का भी एक तरीके से स्थापना दिवस है जो मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान का पहले नाम अलग था, राजपूताना वगैरह इस तरह के नाम से हम जाना करते थे। ओके, खैर एनीवे, तो मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, इस वे में इस चीज को डील एजू करना चाहिए। अच्छा, इससे हमारा जनरल नॉलेज भी अच्छा होता है, पता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई हरियाणा में कौन सी भाषा जो है बोली जाती है, तो मैं ना यहाँ पे इस चीज को लेकर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना आपने। कभी कभार क्या स्टूडेंट बदमाशी भी कर ले तो गुस्सा नहीं करना। देखो, क्या आपको हरियाणवी भाषा यहाँ पे कहीं भी दिखाई दे रही है? संवैधानिक दृष्टिकोण से हरियाणवी भाषा का कोई रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ही नहीं। के है तेरे मेरे कुछ नहीं है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना हरियाणवी के अंदर, एकदम वो थोड़ा खड़ी बोली आना चाहिए, है ना। लट मारू के, क्यों मारेगा भाई, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हरियाणवी तो यहाँ पे है ही नहीं। आप ध्यान से देखो, ये जो आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हमने पंजाब से हरियाणा को जब अलग किया था ना, तो वो किया ही इसीलिए था कि वहां पे पंजाबी भाषा के अंदर कुछ हिंदी बोलने वाले लोग थे। तो एक्चुअल में हरियाणा को सेपरेट करने के पीछे रीजन तो हिंदी था, कि भाई जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनको अलग करें। पंजाबी बोल रहे थे कि नहीं भाई, चक दे फट्टे हमारा तो अलग होना चाहिए, तो करो भाई तुम्हारा चक दे फट्टे अलग, पंजाब को अलग कर दिया, हरियाणा को अलग कर दिया। तो एच फॉर हरियाणा, एच फॉर हिंदी, उसके लिए हमने उसको अलग किया था। हरियाणवी तो ठीक है चल रहा है, हरियाणवी एक्चुअली अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा समझते हो तुम लोग? कुछ भी नहीं आता हिंदी में। अपभ्रंश का मतलब ये है कि एक भाषा जो तोड़ फोड़ के, टूट फूट के अलग हो गई है, तो ओरिजिनल जो उसका टेस्ट आता है वो एक अलग तरीके का आता है। हमें लगता है कि बिल्कुल अरे अलग मामला है, लेकिन वो अपभ्रंश वर्जन है जो हो जाता है। उसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं। एनीवे, मतलब जो हमें बातचीत करनी है वो ये है कि आप इस तरीके से इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना के देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो हरियाणा का स्टेट लैंग्वेज क्या था, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि बताओ वो 5 कोई राज्यों के नाम बताओ जिनको हमने लैंग्वेज के कारण अलग किया। 5 ऐसे राज्यों के नाम बताओ जिनको हमने लैंग्वेज के कारण जो है वो अलग किया है। तो नाम आने चाहिए। हमारा तमिलनाडु, तेलंगाना, हमारा मतलब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा है, बाकी तो बाद में किसी और का होगा। ठीक है, तो आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या फिर गुजरात, और कौन कौन से हो गए आपके, जैसे ये केरला, मलयालम वगैरह, तो ये सारे क्या है, इनका यही पर्पस है। तो इससे पता है क्या होता है, हमारी पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। और ध्यान रखना, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो ना हो, बनाना जरूरी है। पढ़ाई इंटरेस्ट जैसे नहीं होता कि दुल्हन खूबसूरत हो ना हो, मेकअप करके दिखाना खूबसूरत जरूरी है, तो ठीक वैसे के वैसे मामला यहाँ पर भी है ना। तो आप लोग भी क्या करें, इस चीज को उस वे में डील करें। अब आज आप देखो, ईमानदारी से बताओ, क्या आपको इस बात का फायदा नहीं हुआ कि 1 नवंबर के बारे में रिसर्च करने से इतनी सारी बातें हमको पता चल गई? हाँ या ना? यस। और इतना ही नहीं, अभी तो और सुनो। क्या करना चाहिए कि जब हमको लगा कि अच्छा शेड्यूल 8 है, तो शेड्यूल 8 संविधान के कौन से पार्ट से कनेक्ट होता है, हमें उसको भी जाके ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 344, 351। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास में एक अलग से पार्ट बना हुआ है, पार्ट नंबर 17, पार्ट नंबर 17 कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये स्पेसिफिकली आपके आर्टिकल 343 से लेकर कहाँ तक, 351 तक डील करता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है कि भाई यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, जुडिशरी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें इन्होंने बता रखी है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर एजू कर सकते हो, समझ सकते हो, सीखने का प्रयास कर सकते हो। तो जो 8 स्केड्यूल हमारे लिए इंटरेस्ट का टॉपिक था ही नहीं, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ही टॉपिक हमारे लिए इंटरेस्ट का कंसर्न है जो बन गया। आसामी, आसाम में बोली जाती है, और भी कई सारी भाषाएं, पंजाबी पंजाब के अंदर बोली जाती है, सिंधी भी पंजाब में बोली जाती है, ध्यान रखना। लेकिन सिंध प्रांत कोई अलग से है नहीं हमारे पास में। ठीक है, तो कश्मीरी, है ना, ये आप इनको क्या कर सकते हो, डील है जो कर सकते हो।
और लगभग है ना, ये आपके ज्योग्राफी से लिंक होती है। 8 शेड्यूल मस्ट बी लिंक विद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आप में से किसी को भी या किसी की जुडिशरी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है और आपको लर्न नहीं हो रही है, तो अपनी पढ़ाई वाली चीज़ों को हथियार बनाओ चीज़ों को कवर करने के लिए। ओके, दैट विल सर्टनली हेल्प यू। बराबर। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आप क्या कर सकते हैं उस वे के अंदर चाहें तो डील है जो कर सकते हैं। अगर करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी, कौन तुमको रोक सकता है ना। करेक्ट। तो हमें इस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर इस एस्पेक्ट पे थोड़ा वर्किंग है करना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, हो गया एक पार्ट। आज की क्लास का हमारा मुद्दा तो कुछ और ही था। ये तो मस्त जो मैं कल सिखाया था, एक तरीके से आज उसका एक रिवीजन है जो हुआ। मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया? जब हम इस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं तो मजा आया कि नहीं? सर डोगरी क्या? हाँ, मैं तो बस वही काम करने बैठा हूँ ना, डोगरी क्या होती है ना? कुछ चीज़ें खुद के एंड पे कर लो। मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, वैसे तुमको बता दूँ मैं, है ना? बाय चांस तुम भूल जाओ, तो हाँ, जब मेरा जो टॉपिक है वो लॉ का सब्जेक्ट होता है। खैर, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब हमारा मेन जो सेगमेंट है वो है आपके वोकैब को लेकर, लीगल वोकैब। देखो क्या होता है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो धीरे-धीरे हम उसको शब्द सिखाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि छोटा बच्चा कई बार कुछ शब्दों को धीरे मतलब इसने ना तुतला के बोलता है। एक्चुअली वो तुतला के नहीं बोल रहा है, एक्चुअल में बात ये है कि वो उस शब्द को एग्ज़ैक्टली बोलना नहीं जानता है। हुँ? तो ऐसे केस के अंदर हम उसकी बार-बार क्या कराते हैं, प्रैक्टिस है जो कराते हैं, है ना? कि उस वे में इस चीज़ को ये बोल सके, उसमें चीज़ को ये ऑब्ज़र्व है जो कर सके, है ना? तो अकॉर्डिंगली जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें कानून को पढ़ने के लिए भी कुछ वोकैब सीखनी पड़ती है, कुछ वर्ड्स ऑब्ज़र्व करने पड़ते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि अगर डिक्शनरी लेके बैठ जाएँ, आपको पता है सरकार ने एक ऑफ़िशियल बुकलेट निकाल रखी है, ठीक है? उस ऑफ़िशियल बुकलेट के ज़रिए उन्होंने जितनी भी लीगल ग्लॉसरी है, कैन यू सी दैट? ये क्या होता है? ये लीगल ग्लॉसरी है, इसका पूरा का पूरा एक बुकलेट निकाला और ये बाकायदा ऑफ़िशियल है, सरकार की तरफ से निकाला। आप अशोक स्तंभ देख पा रहे हो? हाँ, शाबाश। और आप अशोक स्तंभ यहाँ पर भी देख पा रहे हो? शाबाश। मतलब अपना काम भी पूरा का पूरा ऑफ़िशियल है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, धीरे-धीरे समझ जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि अब या तो इसको पढ़ें अपन, ये भी खतरनाक मामला है। इसको भी इस तरीके से डील करने बैठा है तो ये मोटी-मोटी बुकलेट कब पढ़ेंगे? दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो सके, तो मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया है आपके लिंकिंग बेयर एक्ट में। किसके अंदर? लिंकिंग बेयर एक्ट में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट आपके हर मेजर लॉ के बेयर एक्ट के एंड पोर्शन के अंदर जो है, आप लोगों को क्या कर रखा है? लिंक आपको लीगल वोकैब है जो दे रखी है। लेकिन ये जो लीगल वोकैब है ना, ये कस्टमाइज़ है। मतलब मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो लीगल वोकैब दे रखी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ की जा रही है। हो सकता है कॉमन हो, कुछ शब्द ऐसे भी आएँगे जो बीएनएस में भी हैं, सीपीसी के अंदर भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक के पीछे जो लीगल वोकैब है, वो सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है। क्या समझनी है? आइए एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे मैंने आप लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक ओपन कर रखा है, तो मैं उसी को कंटिन्यू रख रहा हूँ। ये बैरक है मेरे पास में। अब आप एंड में आ जाओ। आपके जो 12 शेड्यूल्स हैं, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप देखिए ज़रा इस चीज़ को। यहाँ पर आपके सामने कई सारी छोटी-बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं सीधा इसको एंड में लेके आ जाता हूँ। एंड में आपको ये अमेंडमेंट की टेबल भी दे रखी है कि कौन से ईयर से कौन-सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ वगैरह-वगैरह। अब आप ये देखो, ये जो आपके सामने पोर्शन है, वो पोर्शन किसका है? देखो, एक तो ये कीवर्ड की टेबल है, कीवर्ड के बाद में ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ है, कीवर्ड्स, ठीक? इनके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो ये प्रॉपर तरीके से आर्टिकल कौन-सा है, साथ ही साथ में क्या कीवर्ड है और फिर उस वर्ड्स का हिंदी में मतलब है जो क्या होता है। और मज़ेदार बात ये भी है कि इनमें मोस्ट ऑफ चीज़ों को मैंने उस सीक्वेंस को भी मेंटेन करने का प्रयास किया।
जैसे देखो, अब आपके सामने कई सारे ऐसे वर्ड आते हैं, हमें क्या होता है पता होना चाहिए कि इस वर्ड का हिंदी में अर्थ क्या है और साथ ही साथ में ये कहाँ पे मेरे को देखने को मिल सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, एक शब्द आपके बीच में आया डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड कैसा है? डिस्क्रिमिनेशन वर्ड जो है वो है तो लीगल, कि आप डिस्क्रिमिनेशन है जो नहीं कर सकते और इसका मतलब होता है पक्षपात है जो करना। तो हमको ये समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पक्षपात करना। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि अब इस डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम किसी भी एक ऐसी जगह पे जाके देख लें, जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पर पता है क्या होगा? वहाँ पर वो जो है हमारे लिए और आसान हो जाएगी। मतलब अगर किसी भी चीज़ का हम सेंटेंस देख लेते हैं ना, कि भाई ये चीज़ वहाँ पे क्या हो रखी है, इस्तेमाल हो रखी है, तो फिर उसको ऑब्ज़र्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है आज की क्लास का वो सिर्फ़ इतना नहीं है। ध्यान से सुनो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लीगल वोकैब को अपना हथियार बनाओ। लीगल प्रोविज़न्स को दिमाग में याद करने के लिए। सर नहीं समझे, वापस समझाओ। समझाता हूँ। मैं बड़ी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। कई बार क्या है कि जब बड़ी स्क्रीन पे आता हूँ ना, तुम लोग बढ़िया से समझते हो कि उसमें फिर मेरी आँखें भी बोलती हैं, हाथ भी बोलते हैं, तुम लोग भी सुनते हो। मतलब लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन के अंदर बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अरे आ कैसे नहीं रही है? पूरी तो पूरी आ रही है। इससे ज़्यादा तो उल्टे ऑफलाइन वालों को नहीं दिखते बेचारों को। ऑफलाइन वालों का आगे लैपटॉप पड़ा इतना मेरा बड़ा, वो चाहकर भी मेरे को देख नहीं पा रहे, है ना? कम से कम तुम लोग घर पे बैठे-बैठे सारा मेरे को एकदम अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व तो कर पा रहे हो। अब समझिए लीगल वोकैब कानूनी शब्दावली, हमें पता होनी चाहिए एक बात, पर्टिकुलर कोई भी कानूनी शब्दावली का इस्तेमाल जहां पे हो रखा है, अगर हम उस जगह पे जाके उस चीज को देखते हैं, तो वही कानूनी शब्दावली हमारे माइंड में और इफेक्टिव तरीके से सेट हो जाती है। हमारे माइंड में क्या हो जाती है? और इफेक्टिव तरीके से सेट है जो हो जाती है। करेक्ट? लेकिन अगर मैं कानूनी प्रोविजंस को लीगल वोकैब के जरिए इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो अगर मैं कानूनी प्रोविजंस को सेक्शन नंबरिंग की बजाय, आर्टिकल नंबर की बजाय लीगल कॉन्सेप्ट से माइंड में सेट करना शुरू कर दूं, तो उस केस में पता है क्या होता है? उस चीज को आप धीरे धीरे भूल ही नहीं पाओगे, वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लीगल वोकैब है प्रोक्लेमेशन। कानूनी शब्द है प्रोक्लेमेशन। अब प्रोक्लेमेशन का क्या होता है? अर्थ होता है उद्घोषणा करना। जैसे इमरजेंसी है, मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश करता हूं। सी, नाउ देखो, यहां पर आपके सामने अलग अलग चीजें हैं जो देखने को मिल सकती हैं। और आप जब यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे, तो आपके सामने कई ऐसे ऐसे वर्ड्स और भी आएंगे जो उस वे के अंदर मेंशन है जो करवा रखे हैं। क्या इस लिस्ट में प्रोक्लेमेशन नहीं है? प्रोक्लेमेशन शब्द नहीं है जी? ये रहा, ओके। अब आप देखो ये वर्ड यहां पे रहा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये शब्द आ रखा, यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा। मैं सिर्फ इस वर्ड को पकड़ रहा हूं, प्रोक्लेमेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है एक तरीके से उद्घोषणा है जो करना। ठीक, ये उद्घोषणा ऐसे भी लिखा जा सकता है और एक इसको ऐसे भी लिखते हैं, द आदा, ग पे, ओ की मात्रा और इस तरीके से। ठीक है, तो प्रो मतलब होता है उद्घोषणा। अब ये मेरे को आर्टिकल 250 में दे रखी है कि भाई इमरजेंसी के दौरान जो है हम कैसे उस चीज को डीले जो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही काम दूसरे तरीके से करूं, तो मतलब ये कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ मैंने ओपन कर रखा है। अब यहां पर मैं एक चीज सर्च करता हूं, आप लोग भी नोटिस करना कि वो किस तरीके से वर्कआउट है जो हो रहा है मामला अपना। ठीक, अब ऑब्जर्व करते हैं अपन यहां पे, ये क्या हो गया? इसको फ्रीज हो गया ये। ओके, अब ठीक है। हाँ, अब मैं यहां पर जो है ना, इस शब्द को मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा, ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता हूं, मैं टाइप कर लूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने ये शब्द जो है एक तरीके से सर्च कर दिया, प्रोक्लेमेशन। अब आपको पता है पूरे संविधान में ये शब्द मेरे को टोटल 7 जगह पे दिखा रहा है, 7 या 9। इनमें से कुछ रिपीट भी होंगे, इंडेक्स में भी दे रखे हैं, अंदर भी दे रखे हैं, है ना? तो अपन मोटा-मोटी चलते हैं कि भाई इंडेक्स में कहाँ-कहाँ पर है। टोटल 13 टाइम है यहाँ पे। और सबसे पहले हम पकड़ते हैं शुरुआत को। यस। अच्छा 13 क्या, ये तो बहुत और आगे बढ़ता जा रहा है। इतना तो अगर आपने कर लिया तो फिर मामले खतरनाक हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ इंडेक्स में दिमाग लगाएंगे कि इंडेक्स में हेडिंग हेडिंग के अंदर वो कहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये तो अपन कर ही सकते हैं। शाबाश। तो मैं सीधा 1 से स्टार्ट करता हूँ। 107 पे नहीं, 1 पे स्टार्ट है जो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जो प्रोक्लेमेशन वर्ड आ रखा है इंडेक्स के अंदर, वो 249 आर्टिकल तक तो है ही नहीं। सबसे पहले शब्द को इस्तेमाल किया गया 250 के अंदर, प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा करना। चलो ठीक, तो हमने एक नोट डाउन कर लिया 250। इसके बाद आगे फिर आप आ जाओ सीधा इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर 352, 353, 354, 357, इनकी हेडिंग्स में आपको 4 बार यही शब्द देखने को मिल रहा है ना, प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेमेशन। ये भी वर्ड हमारे सामने आ गया। चलो ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ये हो गए। और आगे देखो, अब पता है क्या आ रहा है? अब आ रहा है अंदर के कंटेंट में ये वर्ड कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी कि मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं कि पार्लियामेंट्स के हाउस होते हैं, इनकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, लेकिन मेरा बैकएंड के अंदर एक दिमाग क्लिक कर रहा है कि यार पार्लियामेंट के हाउस की ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड चाहे जितना भी हो, लेकिन उसमें इमरजेंसी का कुछ न कुछ रोल तो है। क्या है अभी तक मेरे को नहीं पता, बट कुछ न कुछ तो है। क्या ये दिमाग क्लिक कर सकता है? जब हमारे सामने स्क्रीन पे इस तरीके से जब प्रोविजन आते हैं ना, तो वो चीजें क्या होती हैं, वर्कआउट है जो करती हैं, वो चीजें हमारे माइंड के अंदर आती। आर्टिकल 83, हेडिंग क्या है? पार्लियामेंट के जो हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, इनका ड्यूरेशन कितना होगा, इनका टाइम पीरियड कितना होगा। अब मैंने जब पीडीएफ में सर्च किया तो इसमें कहीं के प्रोक्लेमेशन वर्ड लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ड्यूरेशन का इमरजेंसी से कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग लाइक दैट। होता ही नहीं होता है। तो अब है ना, मेरा माइंड जो है इस लिंक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, क्या है, क्या कनेक्शन दोनों के बीच में। हम्म? तो अब वो चीज हमें क्या करती है, मजबूर करती है कि हम क्या करें और गहराई से उस चीज को पढ़ने का प्रयास है जो करें। तो मुझे बताओ, मुझे किसने मजबूर किया कि मैं 83 के पास आके इस चीज को सर्च करूं? मेरे लीगल वोकेब ने। किसने? लीगल वोकेब ने। तो पता है क्या होता है कि जब मैं एक शब्द को ऑब्जर्व करता हूं, उसका हिंदी मैंने समझ लिया इसको उद्घोषणा बोलते हैं, फिर मैंने उसका एप्लीकेशन भी समझ लिया। लीगल वोकेब, उसका मीनिंग, उसका एप्लीकेशन और फिर उसकी लिंकिंग। अगर आप किसी शब्द के चीज में चारों बातें कर लेते हो ना, फिर देखो क्या शानदार चीज से तरीके से वो चीज क्या की जा सकती है, डील है जो की जा सकती है। एनीवे, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताना है कि लीगल वोकेब को अगर आप लोग चाहें ना, तो उसको एक हथियार के रूप में क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी पढ़ाई का एक बेस्ट वेपन है जो बना सकते हो आप उसको। बट ये है, उसके लिए आपको बस उस वे में एक बार दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से आपके सामने हेल्प कर सकती है, इस तरह से आपके सामने आपकी मदद है जो कर सकती है। अब एक और खतरनाक बात सुनिए, ये लीगल वॉकआउट तो हम धीरे-धीरे करेंगे। देखो हम जब बेरेक पढ़ेंगे ना, मैं आपको तब भी ये बातें बताऊँगा। लेकिन मेरा स्पेशल सबमिशन है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को और इंग्लिश मीडियम के वो स्टूडेंट जो इन 7 राज्यों की तैयारी कर रहे हैं। कौन-कौन से 7-8 राज्य हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, या फिर एक तरीके से और भी कोई स्टेट जहाँ पे हिंदी भाषी का मामला जो चल रहा हो। आप लोगों को फ्यूचर में जज बनने के बाद ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग हिंदी में डील करनी है। तो जब हिंदी में डील करनी है, तो कुछ नॉलेज भी तो होना चाहिए। पता चला वहाँ जाके बेइज्जती करवा दी तो वो भी गड़बड़ है जो हो जाएगा।
आप अगर वकालत की प्रैक्टिस करोगे, अगर आपकी हिंदी पे कमांड नहीं है, तो ये जो मैंने 7-8 राज्यों के नाम बताए, इनमें तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएँगे आप। सच में नहीं कर पाएँगे। अंग्रेजी मीडियम वाले मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो एनएलयू स्टूडेंट ट्रायल कोर्ट में अक्सर फेल हो जाते हैं। एनएलयू स्टूडेंट ट्रायल कोर्ट में अक्सर फेल हो जाते हैं और जब वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो सीनियर के साथ में उनको 3-4 साल देने पड़ते हैं और मज़ेदार बात ये कि 3-4 साल तक सीनियर कुछ देता नहीं है। ट्रायल कोर्ट का वकील तो फिर भी कुछ आपको 2-4 पैसे दे देगा। हाई कोर्ट का वकील तो बिल्कुल भी नहीं देता है। हाई कोर्ट का वकील की सिद्धांत ये है कि हमने जो है आपको हम चाय भी तो पिलाते हैं आपको ऑफ़िस के अंदर। आपको एसी में बैठने के लिए दे रहे हैं। इतने सारे फाइल्स हैं, पढ़ो। तुम इसे अपना सौभाग्य समझो। पैसा क्या है? क्या है पैसा? आता रहेगा, वो 100% आएगा, बट अभी तुम इस चीज़ को फ़ोकस करो। तो वो एनएलयू का स्टूडेंट जो है, वो 3 साल तक एक तरीके से बेरोज़गारी को झेलता है। अच्छा, ट्रायल कोर्ट वाला कैसे दे देता है? ऐसा है कि ट्रायल कोर्ट के वकील को हमेशा एक डर लगा रहता है कि मेरे को छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए कई बार अपने क्लाइंट को बोलता है कि वकील साहब को खर्चा पानी दे दो। अब जो भी है मतलब मिल जाता है। वो कहता है कि खर्चा पानी दे दो, क्लाइंट ₹500 ₹1000 पकड़ा के चला जाता है और हम भी खुश हो जाते हैं। चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना? ये होता है। देखो ऐसा है रमेश बाबू, तुम अगर सोच रहे हो कि कोर्ट में तुम्हारे लिए बढ़िया सी एसी बस तैयार बैठी पड़ी है, तो ऐसा है नहीं। वकालत का शुरुआती फेज़ बहुत खतरनाक है, बट फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डॉक्टरों से हालात ठीक है। डॉक्टर्स और इंजीनियर से अभी भी वकील के हालात ठीक है। आप मार्केट में जाके देख लीजिए। आपको क्या है कि मुझे बताओ, शहर के कितने डॉक्टर फेमस हैं? ईमानदारी से बताना, आप जिस शहर में रहते हो, जैसे मान लो कि पीडियाट्रिशियन हो गया, गायनिक हो गया, फिजिशियन हो गया, कितने फेमस हैं? सारे तो फेमस नहीं होते। अच्छा, जो फेमस होते हैं वो 40-40 साल तो वो गद्दी नहीं छोड़ते और जब तक वो चीज़ छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो पेशेंट कहीं और आता नहीं है। लोग रिस्क नहीं लेते भैया, लोग कहते हैं ना भई शरीर का मामला है, कैसे रिस्क ले रहे हैं? यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इस पार्ट को वहाँ पे जाके डील है जो करना है। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, उस बुक में से निकला क्या? खैर एनीवे, घूमने दो इसको, बाद में बात करते हैं इससे अपन। हाँ जी, वापस आ जाइए। तो एक्चुअल में क्या है कि मेन जो कंसर्न हमारे बीच में है वो ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि एडवोकेसी के फील्ड में भी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज का जो सेगमेंट है, उसे हमें क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से डील करना बहुत ज़रूरी है जो होता है। करेक्ट? चलिए, तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी विल डू, हम लोग जो है लीगल वोकैब को एक सेगमेंट के ज़रिए, एक एस्पेक्ट के ज़रिए क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व है जो करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और इतना ही नहीं, हमें जो है एक तरीके से यहाँ पर इस सेगमेंट में ये भी देखना है कि किसी भी लीगल वोकैब का एप्लीकेबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से डील है जो कर सकते हैं। सो तैयार रह जाइएगा। जब भी हम लोग बेरेट को पढ़ेंगे, आप लोगों को लीगल वोकैब पर भी स्पेशल फोकस है जो करना है। आप लोगों को स्पेसिफिकली इस बात को समझना है कि कौन सी चीज कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई होगी और उसका हम लिंक किस तरीके से कर सकते हैं। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। डिग्लॉट से पढ़ाई करना चाहिए क्या? देखो, इफ यू आर फोकसिंग अदर स्टेट देन यस। अगर आप अदर स्टेट को फोकस कर रहे हो तो डिग्लॉट से पढ़ाई करो। और अगर मान लीजिए आप इंग्लिश बेरेट को ही डील करना चाहते हैं, तो फिर लीगल वोकैब पे थोड़ा स्पेशल अटेंशन रखो। अगर आप अदर स्टेट को डील नहीं करना चाहते, आपका टारगेट इंग्लिश स्टेट्स ही है, जहाँ पे प्रोसीडिंग अंग्रेजी में होती है, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और भी कई स्टेट हो गए, तो ऐसे केस के अंदर आप साइमल्टेनियसली लीगल वोकैब पे चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें। ओके? दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। बाकी हम लोग धीरे-धीरे और भी कई चीज़ों को डील है जो करेंगे। दैट्स ऑल। सर, वेस्ट बंगाल वाले के लिए भी कुछ बोलिए। देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर तो आपके इंग्लिश और बंगाली है, ठीक है? बंगाली मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, ना सिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ द एआई जो लीगल वोकैब है। अच्छा, मेरे दिमाग में भी आइडिया आ रहा है, खुरापाती आइडिया आ रहा है। मैं लिंकिंग पब्लिकेशन में काम कर सकता हूँ। एआई की सहायता से आपके लिए सारा कंटेंट बढ़िया अरेंज करवा के रख देता हूँ, ठीक है? और फिर आप क्या कर पाओगे,
उन लीगल वर्ड्स को बंगाली में भी समझ पाओगे, है ना? भाई मैं बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं लिख तो सकता हूँ ना, एआई के ज़रिए, करेक्ट? और क्या पता एआई की ऐसी टेक्निक आ जाए कि यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड इट विल ऑटोमैटिकली कन्वर्ट योर लेक्चर, कन्वर्ट योर टीचर सेशन इन बंगाली, इन मराठी। ये तो बहुत खतरनाक आइडिया है, मतलब सोचो मेरी पूरे भारत में ऑडियंस हो सकती है। अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ऑडियंस है ना? तो अकॉर्डिंगली करेंगे, करेंगे, हौले-हौले करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेगमेंट, टेक केयर, टाटा,